बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके दो आयाम हैं अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम, एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानीय सदस्यों को उपलब्ध कराई है मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद की पहली कविता लिखी थी और माधवराव सप्रे जी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। इसी माटी की माता सबरी ने स्नेह और विश्वास निश्चल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने पर परम तृप्ति का अनुभव करा दिया था। मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस महान छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम राम करता हूं, जय जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का शोक स्तंभ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र किसी विश्वास की हत्या की थी, इसी विश्वास को चोट पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को विश्वास वर्ष के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश पर्व मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। हमारी सरकार की इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने बार बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनाव में एक तरफा मुहर लगाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय, 10 में से 10 नगर निगमों में एक तरफा जीत दिलाई। ईवीएम का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। 24 साल का समय हो गया अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुंच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है,
जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। अध्यक्ष महोदय, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6,500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1,50,00,000 मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां आईएम भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एचएनएलयू भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश की विकास प्रक्रिया में कदम ताल करते हुए हम आगे बढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पथ प्रदर्शक एक दस्तावेज तैयार किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता के महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और समृद्धि को साकार करने के जीवन सफर की मार्गदर्शिका है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप प्रदान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे, बल्कि यह जन भावनाओं से प्रेरित हो, यह हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठा करके एक एक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी,
आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे 1 साल इन योजनाओं को जनता तक साय साय पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं गति के इन्हीं 4 बिंदुओं का इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब मात्र 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय,
हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लायर या सेवा प्रदाता को एक निश्चित समय सीमा में उनका भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। अध्यक्ष महोदय, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवार्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तरह राज्य में सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एससीए अर्थात स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों, जो रिफॉर्म्स हैं, उनको हम केंद्र के अनुसार कर रहे हैं। जैसे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन, एसएनए स्पर्श व्यवस्था, ऐसे रिफॉर्म्स को हमने लागू किया है। और इन रिफॉर्म्स को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष इंसेंटिव के रूप में, पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डीएमएफ भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डीएमएफ से करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में डीएमएफ अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह प्रारंभ है और यही सुधार हैं जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, गति के दूसरे बिंदु एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना को बढ़ावा देना, उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरवगान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य में राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है, बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो होगा ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1,051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत 1 वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से विकास खंड एवं विकास खंड से विकास खंड स्तर तक
चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था ओपीआरएमसी योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12 सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एमएमजीएसवाई अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्टों के विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालन हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का वीजीएफ का भी प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है वैसे स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर्वे और डीपीआर निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, एक्सप्रेसवे फेज 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण, अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़क का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्यों को इस बार प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है। गति के तीसरे बिंदु टी अर्थात टेक्नोलॉजी पर मैं अब चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी, रिन्यूएबल एनर्जी
प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं हैं, बल्कि ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। नवाचार उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है, या फिर कहूं तो यह आज के आधुनिक युग का वाहक है। किंतु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूरसंचार की क्रांति से ये अंचल वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है। इससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए वीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई धरती योजना के अंतर्गत भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए इफमिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए 45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दुर्भाग्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि अब तक जिलों का पृथक से जीडीपी की गणना नहीं की जाती थी। अब विभिन्न जिलों के जीडीपी की गणना की जा सकेगी एवं जिलावार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों की तरह हम योजना बनाकर रणनीतिबद्ध ढंग से काम कर सकेंगे। नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अलग से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, गति के चौथे बिंदु इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसमावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आईटी आदि में निवेश की इच्छा जताई है। आज हमारी नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रावधान इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है। नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपया, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपया और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्षों के बजट की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, अतः फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़, इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। विगत वर्षों में उद्योगों को अनुदान मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने के कारण व्यवसायियों को व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष के लगभग 700 करोड़ रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस वर्ष भुगतान करने का बीड़ा उठाया और ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के संभावनाएं निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर में भवनों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है उसके कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर हमारे राज्य के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 7.51% की वृद्धि अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में देश के जीडीपी में 6.4% की वृद्धि अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय औसत का वृद्धि 6.4% का है और हमारे राज्य का 7.51% का वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। प्रचलित दर पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में 5,12,000 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें लगभग 11% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य का विकास दर 5.38% है, जबकि देश की औसत 3.76% है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22% है, जबकि हमारे राज्य में 6.92% है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22% की है और हमारे राज्य की 8.45% की अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 9.37% अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है। आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यह एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आई। और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है। अध्यक्ष महोदय, जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती है। पश्चिम कहता है कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता।
पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राण तत्व संस्कृति होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाते सिखाती आई। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर जो भारत दिखा ना, वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है। प्रयागराज के त्रिवेणी से लेकर राजिम के त्रिवेणी तक, भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भांचा राम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राणवायु है। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रुकने खान पान की व्यवस्था की गई। राज्य के 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, और पवित्र संगम के स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भांचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेप का पुल 21 करोड़ रुपए की लागत से, इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हमर माटी हमर तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी, एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से प्रारंभ किया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना अंतर्गत लगभग 2.5 लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः आरंभ किया और आज की इस बजट में इस योजना को, तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के नाम पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा, अध्यक्ष महोदय, धन्य धन्य ये धरती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोकर रखने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है, जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफैक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया जाएगा। इसके साथ साथ शहीद बी नारायण सिंह
आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी। हमारा प्रयास है यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जाएं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के अखड़ा विकास के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घ का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदायों के आस्था के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात की घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दी जाएगी। विश्व पटल पर भारत की उभरती युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मनी की औसत आयु 47 वर्ष, चीन की औसत आयु 40 वर्ष, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है। वहीं दूसरी ओर भारत की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत आयु की बात करूं तो यह देश की औसत आयु 28 वर्ष से भी कम 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल समय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का, हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों को नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारी युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।
ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या हम कहें आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित है। इस बजट में एक साथ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने लिया है। ये 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, जसपुर में, रायगढ़ में और मनेन्द्रगढ़ में। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्स उनकी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाए हैं। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके लिए इस बजट में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुस्तुरा तहसील दुलदुला जिला जसपुर में नई ITI के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। आज अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर विद्यमान हैं और पर्यटन क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। जसपुर के मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर एवं रोजगार के असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। अध्यक्ष महोदय, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपनी युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, खेल प्रोत्साहन। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में खेल प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। अनेक प्रावधानों में से विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरगुजा एवं दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण का प्रावधान 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सूरजपुर जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, मुंगेली जिला, शक्ति जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिले में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुरुद, धमतरी और बड़ौदा बाजार के सुहेला में इंडोर हॉल निर्माण का भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट और मिनी स्टेडियम तथा इंडोर हॉल निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अनेक खेल को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान इस बजट में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि में नगरीय विकास उत्प्रेरक का कार्य करता है। आर्थिक विकास के साथ शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता जाएगा। हमारे शहरों का सुनियोजित और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए अनेक बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पहले ही जिक्र किया। नगरीय निकाय में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत 744 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।
और सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंतःकरण से बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर उसकी सफल कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुए हमने 17 नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में